नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास। तो आपने देखा कि हम अपने इस टॉपिक को काफी सेशन से पढ़ रहे हैं, यानी कि लगभग 2-3 सेशन से हम इसको पढ़ रहे हैं और इसमें हमने समाज से जुड़ी काफी महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर अभी तक डिस्कस की है। जैसे हमने सबसे पहले समाज किसे कहते हैं, समाज का अर्थ क्या होता है, समाज की परिभाषा क्या होती है, समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद कितने पदों से मिलकर बनता है, ये चीजें हमने सबसे पहले पढ़ी। उसके बाद हमने यहाँ पर समाज का सबसे महत्वपूर्ण भाग, समाज के भेद, जिसमें मैंने आपको समाज के 6 भेदों के नाम यहाँ पर बताए हैं। तो जिनमें से हम लगभग यहाँ पर 4 भेद बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। जिसमें हमने यहाँ पर जो सबसे पहले पढ़ा वो था हमारा अव्ययी भाव समास, उसके बाद हमने पढ़ा द्विगु समास, उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा तत्पुरुष समास और उसके बाद हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास को। तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर जो चीजें पढ़ी हैं उन्हें जरा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर समाज की परिभाषा और समाज की परिभाषा में के बाद हमने समाज के भेदों को, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, ये हमने यहाँ पर नाम आपको बताए। और उसके बाद यहाँ पर हमने समाज के भेदों में जो मैंने आपको बताया कि अव्ययी भाव समास, और उसके बाद हमने तत्पुरुष समास जो है उसको यहाँ पर पढ़ा। तो तत्पुरुष समास में एक चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई कि तत्पुरुष समास जो होता है, जैसे आपने देखा कि हर एक समास की अपनी अपनी विशेषता होती है। जैसे अव्ययी भाव समास में हमने बताया कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय यानी कि जो लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, अव्यय को हम अविकारी भी कहते हैं, अपरिवर्तनशील भी कहते हैं। तो अव्यय होता है पूर्व पद और साथ ही पूर्व पद प्रधान भी होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको द्विगु समास की भी विशेषताएं बताई कि जिसमें आपके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर जो तीसरा पढ़ा था वो हमारा तत्पुरुष समास था। और तत्पुरुष समास की जो मैंने मुख्य विशेषताएं बताई, इसमें मैंने बताया कि इसका उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है। और इसकी जो मुख्य विशेषता थी कि इसमें बीच में आने वाले उपसर्गों का प्रसर्गों का लोप हो जाता है, बीच में आने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है। और देखिए, जो विभक्तियां होती हैं इन्हें ही हम कारक भी कहते हैं। ठीक है, तो कारकों का लोप हो जाता है यहाँ पर। और कारक कितने टाइप के होते हैं उसी आधार पर हमने इसको भी 6 भागों में बांटा था। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और आपका अधिकरण कारक। तो इसी के आधार पर हमने इसके भेद भी बनाए। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, नयन तत्पुरुष। तो ये हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़े। और हमने कहा कि जिस समास में जिस कारक का लोप होता है, ठीक है, अगर कर्म कारक का लोप होता है तो उसका नाम कर्म तत्पुरुष, अगर करण कारक का लोप होता है तो उसका नाम करण तत्पुरुष, अगर संप्रदान कारक का लोप होता है तो उसका नाम संप्रदान तत्पुरुष, यदि अपादान कारक का लोप होता है तो अपादान तत्पुरुष। और इसमें भी काफी सारी कंफ्यूजन थी जो मैंने साथ के साथ आपको क्लियर की। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि करण कारक की विभक्ति होती है से। ठीक है, करण कारक की विभक्ति होती है से। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपके अपादान कारक की विभक्ति भी होती है से। ठीक है, तो करण कारक की विभक्ति से और अपादान कारक की विभक्ति भी से। तो आप कैसे पहचानेंगे, कैसे आप कहेंगे कि यहाँ पर कौन सा समास है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आप लोग को बताया कि सबसे पहले आप समास विग्रह करके देखेंगे और समास विग्रह करने से आपको जो पता चलेगा कि यहाँ पर यदि आपको कारण या साधन के विषय में बताया जा रहा है तो उसको आप करण तत्पुरुष कहेंगे। आपको यदि पृथक्करण के विषय में बताया जा रहा है तो उसको आप अपादान तत्पुरुष कहेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन यहाँ पर मैंने क्लियर की थी। और उसके बाद देखिए हमने आगे यहाँ पर कर्मधारय समास,
इसको हम डिस्कस कर रहे थे। और कर्मधारय समास के बारे में मैंने यहाँ पर आपको जो विशेषता थी वो बताई थी कि कर्मधारय समास में पहला पद जो है विशेषण होता है। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। अब देखिए विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है, उसको विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक पद होता है वो उपमान होता है और दूसरा पद जो होता है उपमेय होता है। उपमान यानी कि जिसकी उपमा दी जाए और उपमेय यानी कि जिससे उपमा दी जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, नीलकंठ, ठीक है। तो साफ पता चल रहा है आपको यहाँ पर जो विशेषता है वो क्या है, नीला है जो कंठ, ठीक है, नीला है जो कंठ। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि इसमें भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन को आज मैं आपके यहाँ पर दूर करूंगी। तो जैसे हमने कहा दुरात्मन, दुरात्मन, दुर अर्थात बुरी, आत्मा आत्मन अर्थात आत्मा, ठीक है, बुरी है जो आत्मा। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। कमल नयन, कमल के समान नयन, ठीक है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। और इस तरह से इसमें भी मैंने आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जैसे बताए थे, ठीक है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पर क्या है, विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए हमने इसको कर्मधारय समास कहा। और इसमें इसकी जो विशेषता है उसको याद रखिएगा, हर एक चीज की विशेषता आपको याद रखनी है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने इसके यहाँ पर क्लियर करवाए थे आपको। कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे मैंने आपको पहले बताए और कुछ एग्जाम्पल्स हमारे ये हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखा नील गगन, नीला है जो गगन, ठीक है। पीतांबर, पीला है जो अंबर। भला मानस, भला है जो मानस, ठीक है। महात्मन, महान है जो आत्मा। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने यहाँ पर कर्मधारय समास को पढ़ा। तो जितने भी समास मैंने आपको बताए अभी तक, जैसे अगर हमने तत्पुरुष समास पढ़ा है तो उसकी भी विशेषताएं हैं, अव्ययी भाव समास पढ़ा है तो उसकी भी अपनी विशेषताएं हैं, आपका द्विगु समास पढ़ा है तो उसकी भी विशेषताएं हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि तत्पुरुष समास के सारे भेद पढ़े, तो बिल्कुल कंफ्यूज यहाँ पर मत होइएगा। जो भी चीज हमने यहाँ पर पढ़ी है सबकी अलग अलग अपनी विशेषताएं हैं और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम उनको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर जो कर्मधारय समास है वो भी क्लियर होता है। लेकिन कर्मधारय समास को एक चीज और क्लियर कर दूं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है कि क्या आपको इसमें कंफ्यूजन होने वाली है आगे। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसकी विशेषता क्या है, इसमें विशेषता है ये है जो, ठीक है। हमने कहा कि जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, उपमान और उपमेय का संबंध है दोनों पदों में आपस में, यानी कि एक आपका उपमान है, एक यानी कि विशेषता बता रहा है और एक की विशेषता बताई जा रही है। तो यहां पर क्या कहेंगे, है जो, शब्द क्या आएगा, है जो। तो है जो बोलने से यहाँ पर आप किसी तीसरे के बारे में नहीं सोचेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कहा पीतांबर, ठीक है। अब देखिए, अब आपका ये जो शब्द है पीतांबर, पीले हैं अंबर जिनके, ठीक है, पीले हैं अंबर जिनके, यदि मैं कहूं तो ये आपका हो जाता है बहुव्रीहि समास। और अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, ठीक है, पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंबर, ठीक है, पीला है जो अंबर,
तो अंबर का अर्थ आकाश भी होता है, अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है। ठीक है, तो पीला है जो अंबर है, जो जब है जो की बात आती है, यानी कि है जो जब कहा जाता है तो डायरेक्ट हम उसकी विशेषता को बता रहे हैं। लेकिन है जिनके, पीले हैं अंबर जिनके, अंबर अर्थात वस्त्र, पीले वस्त्रों को धारण करने वाला कौन है? दस आनन, 10 है आनन जिसके। ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन और है, दसानन। ठीक है, तो दसानन में जो ये है, ये आपका जो आपका द्विगु समास है, जो आपका द्विगु समास है उसमें भी ये आएगा। आप देखेंगे कि वहां पर हमने कहा था कि यहाँ पर जो पद होते हैं वो क्या होते हैं? संख्यावाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, इससे पहले जो पढ़ा था हमने, तो इसको हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं, अगले समाज की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा द्विगु समास। अगला है हमारा द्विगु समास। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ये मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था। तो क्या विशेषता है द्विगु समास की? द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, ध्यान दीजिएगा। पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण, संख्या वाचक, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, संख्यावाचक विशेषण, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। लास्ट सेशन में थोड़ा सा बताया था आपको, जैसे मैंने यहाँ पर कहा। और देखिए एक और विशेषता होती है इसकी, समूह या समाहार का बोध कराता है। समूह या समाहार का बोध कराता है। ठीक है, पहला क्या है कि पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, समूह या समाहार का बोध कराता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां पर कहा नवरात्र, नवरात्र। ठीक है, क्या होगा? पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण, यानी कि पूर्व पद क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है, विशेषण की तरह। ठीक है, तो नौ रात्रियों का रात्रियों का समूह या समाहार। ठीक है, चौराहा, चौराहा, चार राहों का समाहार। ठीक है, इसी तरह से त्रिशूल। ठीक है, त्रिफला, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, आपने सुना होगा सप्त ऋषियों के बारे में। ठीक है, सात, पूर्व पद क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, सात ऋषियों का समूह। ठीक है, इसी तरह से तिरंगा, तीन रंगों का तीन
रंगों का समाहार। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें जो क्या करते हैं, समूह या समाहार का बोध कराते हैं, ग्रुप का भी बोध कराते हैं, कि जहां पर आपको पहले ही पता चल रहा है कि एक ग्रुप है। पंचवटी, 5 वटों का समूह। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने कहा कि त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। ठीक है, शताब्दी, 100 अब्दों का समाहार। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे, यहाँ पर क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे, यानी कि हमने कहा संख्यावाचक विशेषण, संख्या बता रहा है, पहले संख्यावाचक विशेषण है, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो अभी तक देखिए हमने यहाँ पर जो भी समास पढ़े हैं, मुझे लगता है कि सबकी जो अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अगर हम उन्हें अच्छे से याद रखें, अच्छे से हम उन्हें समझें, तो सारी की सारी चीजें हमें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। तो द्विगु समास सबके सब अपने आप में जो है बहुत ज्यादा इजी है, केवल थोड़ा सा आपने समझना है। तो यहाँ पर भी मैं आपको लास्ट सेशन में क्लियर कर चुकी थी। कर्मधारय समास के बाद हमने जैसे द्विगु समास को पढ़ा था, तो कुछ चीजें मैं लास्ट सेशन में भी आपको बताई थी, जैसे चौमासा, 4 मासों का समाहार, पंचवटी, 5 वटों का समाहार या समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। ठीक है, शताब्दी, 100 अब्दों का समाहार, सप्ताह, 7 दिनों का समाहार या 7 दिनों का समूह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर द्विगु समास को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, और मैं आशा करती हूँ कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट है अगला, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास के बारे में थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दी है, और अब यहाँ पर इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, कि जहां पहला पद, ठीक है, पहला और दूसरा पद मिलकर, यानी कि जो 2 पदों से मिलकर बना होता है ना, तो उसमें पहला और दूसरा पद मिलकर क्या करता है, किसी तीसरे पद का अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि वो किसी तीसरे अर्थ को ही प्रकट करने लगते हैं, किसी तीसरे के बारे में ही बताने लगते हैं, यानी कि दोनों पद जो हैं वो क्या करते हैं, किसी तीसरे का अर्थ बताते हैं मिलकर, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। वहां पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है, जहां पर दोनों पद मिलकर, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है, जैसे गजानन, गजानन, अब देखिए वहां पर क्या था, है जिसके। ठीक है, हमने कहा कि है जिसके, है जिनके, जहां पर अगर इस तरह की चीजें होंगी, वहां पर क्या होगा, किसी तीसरे के बारे में कहा जाएगा कि जिसके हैं। ठीक है, या ऐसे। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखेंगे गजानन, गज जैसे आनन वाला, आनन वाला, गज जैसे आनन वाला, आनन यानी कि कान, तो गज के जैसे कान किसके हैं, कौन है गजानन, किसको कहते हैं गजानन, हम भगवान गणेश को कहते हैं, गज जैसे आनन वाला। ये आप लाइन जरूर लिख लें इसको यहाँ पर, कि जहां पहला पद जो है दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद का ही अर्थ प्रकट करते हैं, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो ये आप जरूर एक बार समझ लें। उसके बाद चंद्रमुखी, चंद्र जैसे मुख वाली, चंद्र जैसे मुख वाली। अब यहां पर देखिए एक कंफ्यूजन है जो, ठीक है, और है जिसके। ठीक है जो, वो क्या है आपका, है जो क्या है, कर्मधारय समास है। क्या है, कर्मधारय समास, क्योंकि हम उसी की विशेषता को बता रहे हैं। ठीक है, कर्मधारय समास, ये क्या है आपका, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिलोचन, ठीक है, 3 लोचन वाला, या 3 लोचन है जिसके, 3 लोचन हैं जिसके, किसके हैं 3 लोचन, किनको कहते हैं त्रिलोचन, भगवान शिव। चक्रपाणी, अगला है चक्रपाणी, चक्रपाणी क्या होता है,
चक्र है हाथ में जिसके, चक्र को धारण करने वाला। ठीक है, आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि चक्र को धारण करने वाला। तो चक्र को कौन धारण करता है? भगवान विष्णु। चक्र को धारण करने वाला चक्रपाणी कौन है? भगवान विष्णु है। कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला। ठीक है, कमल जैसे नयनों वाला कौन है? कमल जैसे नयनों वाला भगवान राम। तो देखिए क्या हमने बताया कि इसके सारे के सारे दोनों ही पद, आपका गज और आनन, चंद्र और मुख, त्रि और लोचन, चक्र और पाणी, कमल और नयन, ये दोनों के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को ही प्रकट कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में ही बता रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। अभी देखिए इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर देखते हैं। बहुब्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो क्या क्या बताया मैंने बहुव्रीहि समास में? कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर कहा विषधर, कुछ और एग्जाम्पल जैसे हम इसके करेंगे। विषधर, विषधर कौन होता है? विषधर, विष को धारण करने वाला। कौन है विष को धारण करने वाला? अपने कंठ में किसने धारण किया हुआ है विष को? किसको कहते हैं हम? विषधर, भगवान शिव को। ठीक है, इसी तरह से महावीर, महावीर महान वीर है जो, महान वीर है जो। तो किसको कहते हैं महावीर? हनुमान। ठीक है, इसी तरह से श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर यानी कि श्वेत हैं वस्त्र जिनके, श्वेत हैं वस्त्र जिनके। कौन है श्वेत वस्त्र धारण करने वाली? किनके होते हैं श्वेत वस्त्र? माता सरस्वती। ठीक है ना? ठीक है, सरस्वती। ठीक है, और इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे चतुर्मुख, चतुर्मुख, चतुर्मुख कौन है? चार मुख हैं जिनके, मुख हैं जिनके। किसके हैं चार मुख? देखा होगा आपने, किसके हैं चार मुख? चार मुख हैं जिसके, ब्रह्मा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पहले पढ़ा और फिर यहाँ पर अच्छे से समझ भी लिया कि किस तरह से हमारा जो बहुब्रीहि समास होता है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास आपने पढ़ लिया। और बहुब्रीहि समास में जो आपने मेन चीज पढ़ी वो होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो दोनों पद होते हैं, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों पद मिलकर
किसी तीसरे अर्थ को ही प्रकट करते हैं, किसी तीसरे के बारे में ही बताते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, यानी कि लगभग हमने अपने सारे के सारे टॉपिक, सारे जो भेद हैं वो लगभग हमने क्लियर कर लिए हैं। एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं, सारी चीजों को पढ़ लेते हैं एक बार, सबको एक बार क्या क्या चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर जो हमने पढ़ा था वो था समास के बारे में। समास के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था, और उसके बाद हमने यहाँ पर जो है समस्त पद के बारे में पढ़ा था, समास विग्रह के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने जो समस्त पद होता है वो किस तरह से दो पदों से मिलकर बनता है वो हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने यहाँ पर जो अपना पहला टॉपिक पढ़ा वो हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास हमने कैसे पढ़ा? अव्ययी भाव समास में हमने क्या आपको बताया, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय होता है और पहला पद प्रधान भी होता है, ठीक है। पहला पद अव्यय होता है और पहला पद ही प्रधान होता है, प्रधान होता है, ठीक है। तो जैसे आजन्म, जन्म से लेकर, ठीक है, आमरण, मरण तक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, साफ साफ यानी बिल्कुल साफ, पेट भर, भरपेट, पेट भर के, प्रत्येक, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। पहला पद अव्यय, ठीक है, पहला पद अव्यय, ठीक है, और साथ ही पूर्व पद ही प्रधान होता है। ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। और उसके बाद जो हमने पढ़ा वो था हमारा द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास की विशेषता थी कि इसमें दोनों ही पद समान होते हैं, ठीक है, इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कह सकते हैं। द्वंद्व समास होता है जहां दोनों ही पद प्रधान होते हैं और ये बीच में योजक चिन्हों से जुड़े हुए होते हैं। जैसे योजक चिन्ह क्या है? अन्न और जल। तो अगर हमने कहा अन्न और जल तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अन्न जल, ठीक है। अपना और पराया, अपना और पराया, तो इसको कैसे लिखेंगे? अपना पराया। ऊंच और नीच, ठीक है, कैसे लिखेंगे? ऊंच नीच। जन्म और मरण, जन्म और मरण, तो क्या होता है? जन्म मरण, ठीक है। दाल और रोटी, तो क्या होगा? दाल रोटी। माता और पिता, क्या होगा? माता पिता। लाभ और हानि, लाभ हानि। और ऐसे मैंने बहुत सारे आपको बताए थे, आय और व्यय, ठीक है, या आपका राधा और कृष्ण, ठीक है, भाई और बहन, गुरु और शिष्य, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह के शब्द जो हैं उसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों ही पद आपस में योजक चिन्हों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। देखिए योजक चिन्ह क्या होता है ये आपको पता है, आपने विराम चिन्ह पढ़े होंगे सारे, कितने टाइप्स के होते हैं विराम चिन्ह। तो ये सारे चिन्ह क्या करते हैं? हमें किसी भी शब्द को पढ़ने में, उसके अर्थ को समझने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर द्वंद्व समास भी अपना क्लियर कर लिया था। उसके बाद जैसे मैंने कहा अव्ययी भाव समास भी हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ। तो लगभग इस तरह से हमने अपने सारे के सारे जो 6 भेद हैं सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं और मुझे लगता है किसी में भी कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर किसी को भी नहीं है। तत्पुरुष समास, उसके बाद हमने पढ़ा कर्मधारय समास, उसके बाद हमने द्विगु समास, उसके बाद बहुब्रीहि समास, और उसके बाद देखिए बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर, ये आप जरूर यहाँ पर समझ लीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए। सबसे मेन चीज है ये कि आप किस तरह से इसको समझते हैं। बहुब्रीहि और कर्मधारय में समास, कर्मधारय समास में अंतर। जैसे हमने कहा कमल नयन, ठीक है,
कमल जैसे नयन, क्योंकि यहाँ पर क्या की है, नयनों की विशेषता बताई गई है। क्या की गई है, कर्मधारय समास में क्या होती है, क्या होता है कि एक पद आपका विशेषण होता है और एक पद आपका विशेष्य होता है। तो कमल क्या है, विशेषण, और विशेष्य क्या है, नयन। ठीक है, हमने क्या कहा, दोनों क्या करते हैं, विशेषता बताई जाती है। जैसे हमने कहा कमल नयन, कमल के जैसे नयन, तो ये है आपका कर्मधारय समास। जहां पर विशेषता बताई जाए वो है आपका कर्मधारय समास। कमल जैसे नयनों वाला, यदि आप इस तरह से लिखते हैं, कमल जैसे नयनों वाला, कौन है कमल जैसे नयनों वाला, देखिए इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें कंफ्यूजन होता है। तो आप जब आपसे यदि कहा जाता है कि समास विग्रह करके समास का नाम लिखो, तो आप किस तरह से समास विग्रह करके लिखते हैं, आपको उस तरह से उसका नाम लिखना है। अगर आप लिखेंगे कमल जैसे नयन, ठीक है, केवल आप नयनों की विशेषता को बताएंगे कि वो किस प्रकार के हैं, कमल के समान है, सुंदर है, ठीक है। लेकिन यदि आप कमल जैसे नयनों वाला, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे के बारे में जब बात करेंगे, कमल जैसे नयनों वाला, तो कमल जैसे नयनों वाला कौन है, राम है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, क्योंकि तीसरे के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, महात्मा, अगला देखिए सेम, ठीक है, अगला जो है सेम एग्जाम्पल है, महान है जो आत्मा। ठीक है, महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता को बताया गया है कि वो कैसी है, महान है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, कर्मधारय समास है। ठीक है, अब देखिए, महान है आत्मा जिसकी, महान है आत्मा जिसकी। अब देखिए आप यहाँ पर जो जिसकी शब्द यदि लिख रहे हैं, तो वहां पर आपका बहुव्रीहि समास है, क्योंकि ये तीसरे के बारे में बता रहा है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर, ये सबसे मेन था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही एक तरह से उन्हें होता है, यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगला है बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर। जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना, त्रिलोचन या दशानन, ठीक है, जिसे अब बताया था मैंने, दशानन। ठीक है, इसमें भी क्या आ रहा है, आपका पूर्व पद संख्यावाचक आ रहा है। ठीक है, दशानन, 10 है आनन जिसके। ठीक है, तो अब जैसे हमने कहा त्रिलोचन, ठीक है, त्रि अर्थात तीन, तीन लोचनों का समाहार। द्विगु समास क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है। क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाचक। द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाचक, और जहां पर आपको समूह या समाहार की बात की गई हो। ठीक है, किसी ग्रुप की बात की गई हो, समूह या समाहार की बात की हो, वहां पर आपका होता है क्या, द्विगु समास। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि जहां पूर्व पद संख्यावाचक होता है तथा किसी समूह या समाहार के होने की बात की जाती है, वहां पर आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, अब इसी को त्रिलोचन, ठीक है, इसी शब्द को अगर हम फिर से इसका समास विग्रह करेंगे, तीन लोचन वाला, तीन लोचनों वाला। ठीक है, तीन है लोचन जिसके, ये भी कह सकते हैं, तीन है लोचन जिसके, और तुरंत ही हमारे दिमाग में आता है कि भगवान शिव, जो किसी तीसरे के बारे में बताता है, वो होता है बहुव्रीहि समास। और यहाँ पर ये दोनों जो महत्वपूर्ण अंतर थे वो हमने यहाँ पर क्लियर किया। ठीक है, दशानन, ठीक है, 10 आनन वाला। ठीक है, 10 है आनन जिसके, तो क्या है, रावण। ठीक है, जिसके 10 सर हैं। तो देखिए ये चीज सबसे मेन थी,
क्योंकि अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो एग्जाम में क्या होता है, देखिए कई बार इस तरह का हमारे साथ होता है कि हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ भी लेते हैं, अच्छे से हमें याद भी हो जाता है, लेकिन एग्जाम में जब हमारे सामने प्रश्न आता है तो उस टाइम पे हम बहुत बड़ी कंफ्यूजन से घिर जाते हैं। हमें लगता है कि यार ये तो बिल्कुल मुझे नहीं आता, ये गड़बड़ कैसे हो गई, ये कुछ नया कैसे दे दिया, अब देखिए इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, तो अब इसमें नंबर्स भी है, इसमें मैं क्या करूं इसमें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसका समास विग्रह करेंगे। ठीक है, आप उसमें समास विग्रह करके देखेंगे और आप देखेंगे कि जहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ किसी तीसरे के बारे में बात की जा रही है तो वहां पर आप लिखेंगे बहुव्रीहि समास, और जहां पर आपको लगेगा कि वहां पर क्या बताया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है उसकी, तो वहां पर आप कहेंगे कर्मधारय समास। ठीक है, और फिर द्विगु समास वाला भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि जहां पर हमने कहा कि द्विगु समास होता है, पूर्व पद आपका संख्यावाचक विशेषण होता है और बाकी जो है आपका क्या बताता है, समूह या समाहार का बोध कराता है। ठीक है, समूह या समाहार का बोध कराता है, तो हमने कहा तीन लोचनों का समाहार, जहां पर समाहार या समूह लिखा हो तो वो आपका द्विगु समास है, और जहां पर जो है किसी तीसरे के बारे में बताया गया हो तीन लोचन वाला, तो वो तो भगवान शिव ही है तीन लोचन वाले। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो ये टॉपिक है इसको क्लियर किया। तो इस तरह से हमारा जो ये टॉपिक है ये यहाँ पर क्लियर होता है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमने यहाँ पर बताई डिफरेंस वाली, अंतर वाली, वो आपको ज्यादा से अच्छे से समझ आई होगी। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर आ जाती है कई बार, वो आता है समास और संधि में अंतर। संधि और समास, इसमें भी कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। संधि और समास में अंतर ये भी बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है कि संधि क्या होती है और समास क्या होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए संधि क्या होता है, यहाँ पर वर्णों का मेल होता है। एक चीज को बस इतना सा ध्यान रख लीजिए, संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। हमने क्या बताया था आपको, कैसे बताया था कि एक ह्रस्व एक दीर्घ मिलकर हमेशा दीर्घ बनाते हैं, देव धन आलय, या एक ह्रस्व एक दीर्घ मिलकर फिर भी दीर्घ बनाते हैं। ठीक है, देव धन आलय देवालय, तो ये है आपका संधि जहां पर केवल वर्णों का मेल होता है। ठीक है, वर्णों का क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। और जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। ठीक है, संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है, शब्द आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल से वर्ण परिवर्तन भी होता है और समास में कई बार ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि वर्णों के मेल से जहां पर यदि आ की मात्रा है तो वो इस की मात्रा भी हो जाती है, और यदि इस की मात्रा है तो वो ई की मात्रा भी हो जाती है। तो लेकिन आपका समास में ऐसा नहीं होता, वर्णों के मेल से वर्ण परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आ की मात्रा है तो वो ई की मात्रा हो जाती है, ठीक है ना, लेकिन आपका समास में ये सब चीजें नहीं होती, समास में वर्ण परिवर्तन नहीं होता है। तो ये एक टॉपिक है आपका। ठीक है, ये समास और संधि में अंतर, ये काफी इतना ही इसमें जो मेन है कि आप यहाँ पर कहेंगे यहाँ वर्णों का मेल होता है, यहाँ शब्दों का मेल होता है, वहां वर्ण परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यानी कि समास में वर्ण परिवर्तित नहीं होते। तो इस तरह से हमारा समास से संबंधित ये जो टॉपिक है आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी समाज से संबंधित तो आप नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।